बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। बरतानवी पार्लियामेंट में नए माली साल का बजट पेश कर दिया गया। चांसलर जेरेमी हंट कहते हैं इन्वेस्टमेंट पर जोर देना होगा, लोगों को मुलाजमतों पर वापस लाएंगे। बिजली और गैस के बिल्स की अदायगी के लिए स्कीम में 3 माह की तौसी का ऐलान। बरतानिया में 3 तालिबात की खुदकुशी का मामला, हुकूमती रद्द-ए-अमल सामने आ गया। खुदकुशी की रोकथाम को तालीमी निसाब में शामिल करने की हिदायत जारी। खुदकुशी करने वाली लड़कियों के वालिद की वॉकिंग कैंपेन की ऐवान इक़्तिदार में तारीफ। ट्रेड हॉल के डेकन कन्वीनर की फरहान अली वारिस से खुसूसी मुलाकात। उलमाए कराम की मौजूदगी में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर सेर हासिल गुफ्तगू। अल्लामा नुसरत बुखारी का कहना था हर मजहब अमन, मोहब्बत और इंसानियत से प्यार का दर्स देता है। बरतानिया में शौकत खानम कैंसर अस्पताल के लिए फंड रेजिंग इवेंट का एहतमाम। फंड रेजिंग तकरीब का एहतमाम यूके कैब और मुख्तलिफ फलाही तंजीमों की जानिब से किया गया। डॉक्टर फैसल सुल्तान की शुरका को मुख्तलिफ माजी और मुस्तकबिल के मंसूबों पर ब्रीफिंग। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों पर कब्जों का सिलसिला जारी। तमाम वादे हवा बुर्द। डडली की बेवा खातून मीडिया के सामने फूट फूट कर रोते हुए दादरसी की फरियाद करती रहीं। फरजंद बेगम का कहना है रियाज मुगल नामी SP ने 3 करोड़ मालियत की कोठी पर कब्जा कर रखा है। काबिज ग्रुप मेरे बच्चों को संगीन नतायज की धमकियां दे रहा है। इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी पर बर्मिंघम कौंसलेट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। पार्टी सरबराहान की जानिब से कौंसलर जनरल को तहफ्फुजात की याददाश्त पेश की गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है जाती मफादात छोड़कर मुल्की मफाद को तरजीह देना चाहिए। एमनेस्टी यूके नुमाइंदगान की मेस ऑस्ट्रिच लीच की क़यादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी मकानात को मुस्मार करने की मुज़म्मत की गई। स्टीवर्ट रिचर्डसन कहते हैं बरतानवी मीडिया का मसला कश्मीर को कवरेज न देना काबिले मुज़म्मत है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साबिक सरबराह अल्ताफ हुसैन हाई कोर्ट लंदन में केस हार गए। लंदन में लाखों पाउंड्स मालियत की प्रॉपर्टी की मालिक MQM पाकिस्तान है। अदालत का मौक़िफ। हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया अल्ताफ हुसैन 2016 को पार्टी छोड़ गए और कभी वापस नहीं आए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान की दरखास्त मुस्तरद, वारंट गिरफ्तारी बरकरार रहेंगे। जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Road, Birmingham, B5 7EJ. Contact 0121 622 1497. Muhammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Muhammadi Store. Contact 0121 7723 120. Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि बरतानिया में नए माली साल का बजट पेश कर दिया गया है। चांसलर जेरेमी हंट की जानिब से इस बात पर जोर दिया गया कि लोगों को मुलाजमतों पर वापस लाना होगा, जबकि सरमायाकारी करने वालों की हौसला अफजाई की जाएगी। मजीद ये कि बिजली से परेशान अवाम को रिलीफ देने के लिए प्राइस कैप स्कीम में 3 माह की तौसी कर दी गई है। अहवाल जानते हैं वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में।
चांसलर जेरेमी हंट ने नए माली साल का बजट पार्लियामेंट में पेश करते हुए इस बात पर जोर दिया कि लोगों को जॉब्स पर वापस लाया जाए और इन्वेस्टमेंट करने वालों की हौसला अफजाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि महंगाई से परेशान अवाम को बिल्स में अदायगी मुतारिफ करवाए जाने वाली प्राइस कैप की स्कीम में 3 माह की तौसीह कर दी गई है। अब सारिफिन मजीद 3 माह सालाना औसत 2500 पाउंड प्राइस कैप के तहत अदायगी कर सकेंगे। प्री पेमेंट के तहत अदायगी करने वाले भी उतनी ही रकम अदा करेंगे जितना के डायरेक्ट डेबिट के सारिफिन करते हैं और कम कार्बन वाले मंसूबों पर आइंदा 20 वर्षों में 20 बिलियन पाउंड खर्च किए जाएंगे। स्विमिंग पूल वाले लेजर सेंटर्स के लिए 63 मिलियन पाउंड की इमदाद का ऐलान भी किया गया। पेंशन के लिए सालाना टैक्स फ्री अलाउंस की हद 40,000 से बढ़ाकर 60,000 पाउंड और लाइफ टाइम अलाउंस की हद खत्म करने का ऐलान किया गया, जो कि इससे कबल 1.07 मिलियन पाउंड थी। जबकि फ्यूल ड्यूटी 1 बरस के लिए मुंजमद कर दी गई है और अल्कोहल पर ड्यूटी 6 माह के लिए मुंजमद रहेगी, जिसके बाद अगस्त से अल्कोहल की दीगर इकसाम पर टैक्स महंगाई के हिसाब से लगेगा। जबकि पब्स में फरोख्त होने वाली बियर, साइड और वाइन के लिए रियायत का ऐलान किया गया है। टोबैको पर महंगाई की शरह से 2% ज्यादा टैक्स का ऐलान किया गया, जबकि हाथ से रोल करने वाले तंबाकू पर महंगाई की शरह 6% ज्यादा इजाफा होगा। काम करने वाले वालिदैन को बच्चों की चाइल्ड केयर की मद में 30 घंटों के अखराजात के मसावी रकम अदा की जाएगी और 9 माह के बच्चे के वालिदैन भी चाइल्ड केयर के हकदार होंगे। मजदूरों की कमी के मसला से निपटने के लिए इमिग्रेशन कवानीन में नरमी की जाएगी और 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के अफराद को काम पर वापस लाने की हौसला अफजाई की जाएगी। जेरेमी हंट ने कहा कि मईशत रवां बरस 0.2% सुकड़ेगी, लेकिन कसाद बाजारी से मुल्क बचा रहेगा और आइंदा बरस 1.8 और 2025 में 2.5% मईशत तरक्की करेगी। उन्होंने कहा कि दिफाई बजट पर आइंदा 5 वर्षों में 11 बिलियन पाउंड खर्च किए जाएंगे, जबकि टैक्स की अदायगी से बचने के लिए मार्केटिंग टैक्स एडाइंग स्कीम इस्तेमाल करने वालों को जेल की सजा हो सकेगी। खुदकुशी से बचने के लिए मुख्तलिफ आगाही फैलाने वाले चैरिटीज को आइंदा 2 वर्ष में 10 मिलियन पाउंड की इमदाद दी जाएगी। अपोजिशन लीडर सर केयर स्टार्मर ने बहस पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि ये टोरी हुकूमत की 13 साला बद इंतजामियों का नतीजा है, जिसने बरतानिया को यूरोप का सर्द बीमार बना दिया है और मईशत को दुरुस्त करने के लिए बड़ी सर्जरी की जरूरत है। वसीम काजमी, CNN न्यूज, लंदन। एक और अहम खबर से आपको आगाह करें कि बरतानिया में खुदकुशी करने वाली 3 तालिबात के वालिद की जानिब से शुरू की गई मुहिम के नतीजे में बरतानवी पार्लियामेंट की जानिब से खुदकुशी की रोकथाम की हिदायत को निसाब में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने खुदकुशी करने वाली 3 तालिबात के वालिद की जानिब से शुरू की गई मुहिम के नतीजे में अब खुदकुशी की रोकथाम को निसाब में शामिल करने की हिदायत कर दी है। तमाम पार्टियों के अरकान पार्लियामेंट ने गुज़श्ता रोज स्कूलों में इस सब्जेक्ट को लाजमी करार देने के हवाले से इस पर बहस के दौरान तजवीज़ की हिमायत की। खुदकुशी करने वाली 3 तालिबात के वालिद एंडी एरे, माइक पाल्मर और टिम ओवन ने अपनी बेटियों की खुदकुशी के बाद 3 वालिद वॉकिंग कैंपेन शुरू की। इस मुतालबे पर पार्लियामेंट में बहस को यकीनी बनाने के लिए 1,60,000 अफराद के दस्तखत से पिटीशन पेश की गई। वेस्टमिंस्टर हॉल में बहस का आगाज करते हुए कंजर्वेटिव पार्टी के रुकने पार्लियामेंट निक फ्लीचर ने गुज़श्ता हफ्ते एक खत में कहा था कि रिश्तों और सेहत से मुतालिक तालीम पर नजरसानी के दौरान इस मसले को बुनियादी तरजीह दी जानी चाहिए। इन 3 लड़कियों के वालिद की जानिब से गुज़श्ता हफ्ते मिलने वाले खत से मुझे खुशी हुई। मैं वज़ीर मुमलिकत बराए तालीम से राब्ता किया, जिन्होंने बताया कि हुकूमत खुदकुशी की रोकथाम के मामले को तरजीही बुनियाद पर नजरसानी में शामिल करेगी। मैं इसका खैर मकदम करता हूँ। ये अच्छी पेशरफ्त है। उन्होंने कहा कि 35 साल से कम उम्र लोगों में खुदकुशी बड़ी अमवात का सबब है। रुकने पार्लियामेंट डंकन बेकर ने कहा कि मुजवजा नजरसानी मुमकिन हद तक जल्द अज जल्द की जानी चाहिए। लेबर पार्टी के रुकने पार्लियामेंट रकील मॉस्किल ने 3 लड़कियों के वालिद के वॉकिंग ग्रुप की तारीफ की और कहा कि ये बहस गालिबन सबसे ज्यादा अहम है। उन्होंने मजीद कहा कि हम जानते हैं कि बातचीत करने का बहुत असर पड़ता है। नौजवानों को ये बताए बगैर कि कौन बोल रहा है और इनसे किस तरह बात करनी चाहिए और वालिदैन और उसातिज़ा का बतदरीज इनकी पहुंच से दूर होते जाना हम अपने बच्चों को खतरात के सपुर्द कर रहे हैं। एक और खबर से आपको आगाह करें कि पार्लिमानी हेल्थ सर्विस के मोहतसिब की जानिब से यूनिवर्सिटी अस्पताल बर्मिंघम के मामलात की तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। ट्रस्ट के मौजूदा और साबिका डॉक्टर्स और अमले के अरकान ने अस्पताल में माफियाज के तर्ज के माहौल का इल्जाम लगाया था। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। पार्लिमानी हेल्थ सर्विस के मोहतसिब ने यूनिवर्सिटी अस्पताल बर्मिंघम के मामलात की तफ्तीश के दौरान मरीजों के तहफ़्फ़ुज़ दाव पर लगाने, शफाफियत के फुकदान और जहरीले कल्चर का इंकशाफ किया। ये तफ्तीश अस्पताल के बारे में नशर होने वाले एक प्रोग्राम के बाद शुरू की गई थी। इस प्रोग्राम में ट्रस्ट के मौजूदा और साबिका डॉक्टरों और अमले के अरकान ने अस्पताल में माफिया की तर्ज के माहौल का इल्जाम लगाया। ट्रस्ट ने पहले इन इल्जामात की तरदीद की थी। NHS इंग्लैंड इस रीजन में UHB में मरीजों के तहफ़्फ़ुज़, क़ियादत और कल्चर के मामलात देख रहा
رہا ہے۔ UHB کو انگلینڈ میں ہسپتالوں کا سب سے بڑا ٹرسٹ تصور کیا جاتا ہے۔ UHB میں ڈاکٹروں کی جانب سے مریضوں اور عملے کے تحفظ کے حوالے سے تشویش کے اظہار کے بعد 3 تحقیقات شروع کی گئی تھی۔ ڈاکٹروں کے الزامات سامنے آنے کے بعد ٹرسٹ نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ مریضوں کا تحفظ ان کی اولین ترجیح ہے۔ محتسب راب بہرینس نے ٹرسٹ اور NHS انگلینڈ کو لکھے گئے خط میں دونوں پر تنقید کی۔ راب نے لکھا کہ NHS انگلینڈ کی جانب سے UHB کے بارے میں کی گئی تفتیش میں ان کے ادارے کو الگ رکھا گیا اور محتسب نے جو شواہد حاصل کیے انہیں اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ ٹرسٹ محتسب کی سفارشات پر کارروائی کرنے میں ناکام رہا ہے اور ادارے نے ٹرسٹ میں ہونے والی 2 اموات کی تفتیش کی ہے جنہیں مرنے سے بچایا جا سکتا تھا، لیکن ٹرسٹ کی قیادت نے ہماری رپورٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ محتسب کو ہر سال کم و بیش 30,000 شکایات موصول ہوتی ہیں اور اسے متعلقہ ہسپتالوں کو سفارشات پیش کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اگرچہ اسے اپنی سفارشات پر عمل کرانے کا کوئی اختیار نہیں، لیکن اس کا کہنا ہے کہ ان سفارشات پر عمل درآمد کی شرح کم و بیش 97% ہے۔ NHS انگلینڈ نے کہا کہ یونیورسٹی ہسپتال ٹرسٹ نے ادارے میں قیادت اور کلچر کی سختی سے جانچ پڑتال کی ہے تاکہ مریضوں کو حفاظت کے ساتھ علاج معالجے کی بہترین سہولتیں فراہم کی جا سکیں اور ان شعبوں کے بارے میں شفاف معلومات فراہم کی جا سکے جہاں ٹرسٹ کو مسائل درپیش ہوں یا سپورٹ کی ضرورت ہو۔ ہم محتسب کی جانب سے سپورٹ کی آفر کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ان کے تجربات سے استفادہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے۔ ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ گلاسگو میں ٹریڈ ہال کے ڈیکن کنوینر مسٹر بروس ریڈفورڈ کی پاکستان کے معروف منقبت خواں فرحان علی وارث سے اہم ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں انٹرفیتھ کے موضوع پر علماء کرام کی موجودگی میں سیر حاصل گفتگو کی گئی، جبکہ ڈیکن کنوینر کی جانب سے فرحان علی وارث کو ٹریڈ ہال کی تاریخ پر مبنی کتاب بھی بطور تحفہ پیش کی گئی۔ احوال جانتے ہیں حسن رضا کی اس رپورٹ میں۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں ٹریڈ ہال کے ڈیکن کنوینر مسٹر بروس ریڈفورڈ کی پاکستان سے آئے ہوئے بین الاقوامی معروف نعت خواں اور منقبت خواں سید فرحان علی وارث سے اہم ملاقات کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ الہدا اسلامی کمیونٹی کے اراکین اور معروف عالم دین مولانا نصرت بخاری بھی شریک تھے۔ ملاقات میں اتحاد بین المذاہب کے موضوع پر گفتگو ہوئی کہ ہر مذہب کے اندر امن و امان، محبت اور انسانیت سے پیار کا درس ملتا ہے۔ بے شک نظریات اور عقائد میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن نفرت اور انتہا پسندی کسی مذہب میں بھی جائز نہیں۔ اگر ہر انسان انسانیت کے ناط ایک دوسرے کے ساتھ عزت سے پیش آئے تو ساری دنیا میں یہ عمل امن و امان کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ اس موقع پر کربلا سے آئے ہوئے روضہ ہائے مبارک امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام کے گنبد کی علم کی زیارت کی گئی اور سید فرحان علی وارث نے مناقبت پڑھ کر روحانی سما باندھ دیا۔ جان مانگو میں دل نہیں دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ٹریڈ ہال کے ڈیکن کنوینر مسٹر بروس نے گلاسگو اسکاٹ لینڈ کے اس قدیمی مرکزی ٹریڈ ہال کے بارے میں آگاہی دی اور اپنے مہمان سید فرحان علی وارث کی دینی خدمات کو سراہتے ہوئے قدیم مرکزی ٹریڈ ہال کی تاریخ پر مبنی ایک بہترین کتاب کا تحفہ بھی دیا، جبکہ فرحان علی وارث نے ٹریڈ ہال کی گیسٹ بک پر تاثرات بھی لکھے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ خوبصورت آواز اور سیرت کے ذریعے نوجوان نسل کی بہترین تربیت کی جا سکتی ہے، جس کے لیے فرحان علی وارث عصر حاضر انٹرفیتھ کمیونٹی کے نوجوانوں میں ایک مثال ہیں۔ حسن رضا، CNN نیوز، گلاسگو۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کی جائیدادوں پر قبضوں کا سلسلہ جاری ہے۔ برمنگھم کے نواحی ایریا ڈڈلی سے تعلق رکھنے والی برٹش پاکستانی بیوہ خاتون میڈیا کے سامنے انصاف کی اپیل کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہوں نے کہا کہ میں حکومت آزاد کشمیر، IG پولیس اور چیف جسٹس سے انصاف کی اپیل کرتی ہوں۔ کوٹلی آزاد کشمیر کے SP ریاض مغل نے میری 3 کروڑ مالت کی کوٹھی ہتھیا لی ہے، جبکہ میرے بچوں کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جس کی انوا کل آیا کوسا بھی اپن نال اندر کرے چھوڑ سمجھا مروائی چھوڑ سن کلا کلا ہی ہونا جیسا فیملی بہن ہوتا کچھ اور ریکویسٹ ہونی دے تے کلا کلا ہی ہونا نے۔ برمنگھم کے نواحی ایریا ڈڈلی میں رہائش پذیر برٹش پاکستانی بیوہ فرزند بیگم اپنے بیٹے شہراز ملک کے ہمراہ میڈیا کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہمیں انصاف دیا جائے۔ کوٹلی آزاد کشمیر گلپور سے تعلق رکھنے والی بیوہ جن کا خاوند محمد مالک وفات پا چکے ہیں کہ آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری، وزیر اعظم سردار تنویر الیاس، چیف جسٹس سپریم کورٹ اور IG آزاد کشمیر سے بذریعہ میڈیا انصاف کی درخواست کی ہے۔ بیوہ نے بتایا کہ راولپنڈی گلستان کالونی میں 12 مرلہ پر اس کے خاوند نے پلاٹ لے کر
कोठी तामीर की। उस वक्त उसके बच्चे छोटे थे। अब इस कोठी की मालियत 2.5 से 3 करोड़ रुपए है। खातून ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि हमारे पास सबूत है, आजाद कश्मीर के एक एसपी रियाज मुगल ने हमारी कोठी हथिया ली है, हमें वापस की जाए। आजाद कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को दरखास्त दी थी, जिसकी बुनियाद पर एक कमेटी GIT बनी। मौसूफ के महकमाना असर और रसूख की वजह से आधे बयानात के बाद कमेटी टूट गई। असरअंदाजी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि DIG लेवल पर टीम इंक्वायरी के लिए आई तो थाना नाड़ की हदूद में उनकी रिहाइश का है। मुतालिका थाने ने उन्हें ये कहकर वापस कर दिया कि मुतासरा फैमिली बरतानिया वापस पलट गई है। इसके बावजूद DIG की क़यादत में टीम जब बंद घर के बाहर पहुंची तो तस्वीर लेकर रिपोर्ट में लगा दें कि मकान खाली है। ये देखकर शजदा रह गए कि बेवा अपने बच्चों के साथ वहां पर मौजूद है। उस वक्त DIG ने जान लिया कि दाल में कुछ काला है। इसके बाद कमेटी टूट गई। अब वज़ीर आज़म मुनसिफाना तहकीक के लिए तहकीकाती कमेटी को बहाल कर दे और हमें इंसाफ मुहैया करें। एक वालद इन्होंने जाके दिवसी कोठी बनवाई उसने तो एक ऐसी मजबूरी विच आई कि यहाँ जी कोठी माड़ी लाम हुई गई। फिर भी अरसा गुजरी गया, मैं बच्चे मने करनी थी, छोड़ो जान दो जो कुछ हो गया, तो अल्लाह बहु देसी। पर एक बच्ची नाल तजमैया नाल झगड़ा पे गया तो उस झगड़े नाल FC साहब बहुत सारी माना ज्यादती की। ज्यादती तो बाद नहीं गल सी, मैं उन्होंने आख्या भी कि अपने बच्चों बारे तकनी रही, मगर वो जिथे बैठे उन्हें बेअंदाज बकवास किते जड़े सुनने बुझने काबिल थे ही कोई नहीं। बेवा फरजंद बेगम और उनके जवान साला बेटे शराज मलिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जालसाजी के जरिए 2013 में बर्मिंघम पाकिस्तान काउंसलेट से जाली पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाई गई। मेरे पास सबूत और बयान हल्फी मौजूद हैं कि न ही हमारा पासपोर्ट नंबर और न ही मेरा नादरा कार्ड इस पावर ऑफ अटॉर्नी से मिलता है। इस जालसाजी से हमारी कोठी पर रियाज मुगल ने कब्जा कर रखा है। My appeal is to Prime Minister of Pakistan, Chief Justice, IG Saab, help us return this property back to us. Property was transferred by Riaz Mughal fraudulently. We have the power of attorney here. The signatures were fraudulently done, and we all gave statements to the consulate here. No one signed this agreement. We don't know how he transferred this property. IG Saab is aware of this. He set up a JIT commission in which it's taken 6 months, and we find out that The committee has been dissolved. उन्होंने कहा कि अब जब भी हम पुलिस में केस फाइल करते हैं और IG और DIG लेवल पर शिकायत करते हैं तो हमें मारने की धमकियां दी जाती हैं, हमले करवाए जाते हैं, झूठे मंशियात के केस बनाने की धमकियां और उस पर सारी उम्र जेल के सलाखों के पीछे करने की धमकियां दी जाती हैं। मुतासर खातून ने कहा कि एक इंक्वायरी कमीशन बनाकर मामले की तह तक पहुंचा जाए और ओवरसीज कम्युनिटी का मुल्क में सरमायाकारी करने के लिए एतमाद बहाल किया जाए। इस दौरान ओवरसीज कश्मीरी कम्युनिटी ने IG आजाद कश्मीर से मुतालबा किया कि वो आजाद कश्मीर पुलिस की साख को बेहतर बनाने के लिए इस किस्म के करप्ट अनासिर से पुलिस को पाक करें ताकि अवाम का पुलिस पर एतमाद बहाल हो सके। मोहम्मद उजैर, CNN न्यूज़, बर्मिंघम। और यहाँ आपको बताएं कि बरतानिया के दूसरे शहरों की तरह बर्मिंघम कौंसलेट के बाहर भी PTI चेयरमैन इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी और जमान पार्क में पुलिस तशद्दुद के खिलाफ PTI मिडलैंड्स के कारकुनान की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा हुआ। इसमें मुजाहिरीन की जानिब से शदीद नारेबाजी भी की गई, जबकि मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स और पोस्टर्स उठा रखे थे। अहवाल जानते हैं हदीका शाहीन की इस रिपोर्ट में। बर्मिंघम कौंसलेट के बाहर PTI मिडलैंड्स के अहदेदारान और PTI कारकुनान की जानिब से इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी और जमान पार्क में पुलिस और पार्टी वर्कर्स के दरमियान झड़प के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इस दौरान PTI मिडलैंड्स की सदर रिफत मुगल, जनरल सेक्रेटरी नासिर खान, ऑर्गेनाइजर इनामुल हक नोमी और दीगर ने कौंसलर जनरल सरदार अदनान रशीद को अपने तहफ़्फ़ुज़ात की याददाश्त पेश की, जिसमें जमान पार्क में पुलिस तशद्दुद बंद करने और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की अपील की गई। इसी मौका पर शुरका ने CNI न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़श्ता रोज जमान पार्क में जिस तरह की शेलिंग की गई, इस पर हमें बतौर ओवरसीज पाकिस्तानी काफी दुख हुआ। जिम्मेदारान से हमारी अपील है कि वो ज़ाती मफाद को छोड़कर मुल्की मफाद को अहमियत दें और पुरअमन इलेक्शन करवाएं। लाहौर के उन जवानों के साथ हज़ारे यकजहती करने के लिए यहाँ बर्मिंघम में तहरीक इंसाफ के कारकुनान जमा हुए और हमारा ये मुतालबा है फिल फौर जो है वो आप एक गैर जानिबदाराना इलेक्शन करवा कर पाकिस्तान की बागडोर उसके हकीकी जो नुमाइंदे हैं आवाम के, उनके हवाले करके आप
यहाँ से निकलें। मुसीबत का एक समा सा बरपा था, उसके अगेंस्ट उसके लिए हम लोग यहाँ पे उसकी मजम्मत के लिए इकट्ठे हुए हैं। जब तक हमारी सांसें हैं हम पाकिस्तान के हक में इसी तरह से आवाज़ उठाते रहेंगे। इमरान खान की कॉल में पूरे यूके में आज प्रोटेस्ट हुई हैं, बर्मिंघम, लंदन, मैनचेस्टर, ब्रेडफोर्ड। हम लोग हर कौंसलेट में गए हैं और उनके ऑफिशियल के पास जाके हमने अपनी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। पाकिस्तान में जुल्म व बर्बरी हुई उसके हम खिलाफ हैं। हुकूमत है इससे मुतालबा करते हैं कि इमरान खान एक इंटरनेशनल लीडर है, उसे आज़ाद फिरने दें और इलेक्शन जो है वो जितना जल्दी होगा इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे। जो हालात हमने पाकिस्तान में देखे बहुत उसका हमें दुख और तकलीफ थी और इस समझ नहीं आ रहा था कि हम अपनी फीलिंग का इजहार कैसे करें। हम उन जवानों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने कल सारी रात अपनी जान की बाजी लगा के हमारे लीडर की हिफाजत की है। शुरका का कहना है कि पुलिस अवाम की मुहाफिज होती है, अगर वो अपनी अवाम पर शेलिंग करेंगे तो अवाम का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। बुलेटिन में वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। Global travel offer, cheapest airline ticket for Pakistan, Africa, Asia, USA, Canada, Saudi Arabia and many destinations of the world. Best offers for Hajj, Umrah and holidays. For booking, call log 02033711336 and 07850214716. Lines open 24 hours. Al Qayyum Foundation International आलमी वबा की वजह से गरीब और नादार लोगों की खिदमत में पेश है। आप भी इस कार्य खैर में शामिल होकर मुश्किल वक्त में इंसानियत की खिदमत में हमारा साथ देकर कुर्बत इलाही हासिल कर सकते हैं। प्लीज डोनेट जेनरसली फॉर दिस ग्रेट कॉज। और आपको बताएं कि बर्मिंघम में एमनेस्टी यूके के नुमाइंदगान ने मैस ऑस्ट्रिच लीच की ज़ेरे क़यादत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी मकानात को मुस्मार करने की पुरजोर मजम्मत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जिस कंपनी की मशीनरी भारत मकबूजा कश्मीर में मकानात को मुस्मार करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वही कंपनी ने इसराइली हुकूमत की ज़ेरे सरपरस्ती फ़लस्तीनियों के मकानात भी मुस्मार किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला बताएंगे अली रजा अपनी इस रिपोर्ट में। बर्मिंघम में एमनेस्टी यूके के नुमाइंदों ने मैस ऑस्ट्रिच लीच की क़यादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी मकानात मुस्मार करने की मजम्मत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़हीम कियानी, सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया, स्टीवर्ट रिचर्डसन के हमरा एमनेस्टी इंटरनेशनल के फरवरी में भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी तौर पर मकानात को मुस्मार करने के सिलसिला में शाया होने वाली रिपोर्ट पर प्रेस ब्रीफिंग दी। भारत जिस कंपनी की मशीनरी कश्मीरियों के मकानात मुस्मार करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, उसी कंपनी ने इसराइली हुकूमत के सरपरस्ती में फ़लस्तीनियों के मकानात भी मुस्मार किए हैं। इस कंपनी का नाम JCB है, जो कि बरतानवी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लॉर्ड एंथनी बैमफोर्ड की है। बरतानवी कंपनी मुतनाज़ा इलाका भारतीय मकबूजा और जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी ऑपरेशन बंद करे और भारत के साथ तमाम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करे जब तक भारत मकबूजा वादी में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को बंद नहीं करता। स्टॉप द वॉर कोalition के सेक्रेटरी जनरल स्टीवर्ट रिचर्डसन ने कहा कि ब्रिटिश मीडिया का दुनिया के अहम तरीन मसला कश्मीर को कवरेज न देना काबिल मुज़म्मत है। Praise Amnesty for speaking out on issues which are regarded as problematic. It's very difficult in many ways to have a reasonable and serious discussion on Kashmir and Palestine without being accused of some sort of anti-Semitic racism. Kashmir, it is very characteristic of the British media to completely ignore the Kashmir issue, to say nothing about human rights violations. Numerous demolitions taking place in Jammu and Kashmir, India's only Muslim majority region. Bulldozers destroying homes despite many residents providing proof of ownership. No one should be made homeless or vulnerable to other human rights violations because of evictions. That's Akka Patel from Amnesty India. A lot of people involved, so there are 10 million members across the world and 250,000 nearly in the UK. And if all these people could speak out on violations, human rights violations, which, let's face it, are horrible. Stop the War and others need other groups and organisations to stand up alongside Amnesty. And just to add finally, that Amnesty's reports, Amnesty's research is thorough. It's not made up of emotions. It's properly researched and documented records of what's going on. To get this number of people to speak out, that would be good. And Amnesty is running a campaign nationally now in the UK to promote this issue and raise awareness. But we do need other groups and organisations to join forces with us so that we can build up
the profile and the momentum and the visibility. इस पर एमनेस्टी यूके नुमाइंदा जॉन डिलन ने एक सवाल के जवाब में कहा कि एमनेस्टी यूके मकबूजा कश्मीर में होने वाले इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को ब्रिटिश मीडिया के सामने भरपूर उठाएगी। अली रजा, CNN न्यूज, बर्मिंघम। एक और अहम खबर से आपको आगाह करें कि एमक्यूएम पाकिस्तान के साबिक सरबराह अल्ताफ हुसैन लंदन हाई कोर्ट में केस हार गए। लंदन हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया कि एमक्यूएम पाकिस्तान ही दरअसल असल एमक्यूएम है और लंदन की तमाम प्रॉपर्टीज और जायदादों की असल मालिक और बेनिफिशरी है, जबकि अल्ताफ हुसैन का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। लंदन की हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ही असल एमक्यूएम है और एमक्यूएम ट्रस्ट की तमाम जायदादों और प्रॉपर्टियों की जायज मालिक और हकदार है। ये मुकदमा 2 मरहलों पर मुश्तमिल था। पहले मरहले में ये तय होना था कि असल एमक्यूएम कौन सी है। फैसले में कहा गया कि सन 2015 के आइन को एमक्यूएम ने पार्टी के आइन के तौर पर नहीं अपनाया था। अदालत ने कहा कि अल्ताफ हुसैन 23 अगस्त 2016 को पार्टी छोड़ गए थे और कभी वापस नहीं आए। फैसले में कहा गया कि डिफेंडेंट नंबर 1 अल्ताफ हुसैन ने 21 सितंबर या 14 अक्टूबर को जो जमात बनाई थी, जिसका नाम भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट था, वो एक अलहदा और नई जमात है और ट्रस्ट की बेनिफिशरी नहीं है। फैसले के मुताबिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान एमक्यूएम की तमाम जायदादों और प्रॉपर्टियों की जायज हकदार और बेनिफिशरी है। इन प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी 53 ब्रूक्सफील्ड एवेन्यू लंदन की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम की भी हकदार है। इस मुकदमे में एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से अमीनुल हक, नदीम नुसरत, डॉक्टर फारूक सत्तार और वसीम अख्तर मुदई हैं, जबकि एमक्यूएम लंदन की जानिब से अल्ताफ हुसैन, इकबाल हुसैन, तारिक मीर, मोहम्मद अनवर, इफ्तिखार हुसैन, कासिम अली रजा और योरयू प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड दिफा कर रहे थे। दूसरे मरहले में एमक्यूएम पाकिस्तान के वकला अदालत से दरखास्त करेंगे कि ट्रस्ट में शामिल मौजूदा ट्रस्टीज के नामों को खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि बेनिफिशरी को यह हक हासिल है कि वो मौजूदा ट्रस्टीज के नामों को निकाल कर नए नाम शामिल कर सकता है। फैसले में कहा गया कि अल्ताफ हुसैन ने अगस्त 2016 में एमक्यूएम से अलहदगी की और वो ये बात अदालत के सामने भी तस्लीम कर चुके हैं। अदालत ने कहा कि सन 2000 और उसके बाद एमक्यूएम के आइन की शिक 9B में अल्ताफ हुसैन को कायदे तहरीक करार दिया गया था, जो कि एजाजी टाइटल है। इस शिक के मुताबिक राब्ता कमेटी के लिए लाजिम था कि वो इनसे रहनुमाई हासिल करे, लेकिन उनके फैसलों पर अमल दरामद की पाबंद नहीं थी। अल्ताफ हुसैन की हिदायत और फैसलों पर अमल करना राब्ता कमेटी का सवाबदीदी इख्तियार था। एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन एक ऐसी कानूनी जंग में आमने सामने है जिसमें मामला कई मिलियन पाउंड्स की जायदादों की मिल्कियत का है। इतलात के मुताबिक लंदन में ऐसी 7 प्रॉपर्टीज हैं जिनमें 5 घर और 2 दफातर शामिल हैं। इन जायदादों की कीमत अरबों रुपए बनती है। एमक्यूएम पाकिस्तान का दावा है कि इन घरों और दफातर पर पाकिस्तान में रहने वाले ऐसे कारकुनों और उनके अहले खाना का हक है जो बुरे हालों में हैं और इंतहाई माली मुश्किलात का शिकार हैं। खबर शामिल करेंगे आलमी मंजरनामे से, जहां मशरिक वस्ता में कई दिहाइयों से दुश्मनी रखने वाले सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात में तब्दीली नजर आ रही है। चीन में दोनों ममालिक के नुमाइंदगान ने मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके बाद 2 माह के अंदर दोनों ममालिक में एक दूसरे के सफारत खाने खोलने पर इत्तफाक किया गया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मशरिक वस्ता में कई दहाइयों से दुश्मनी रखने वाले सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात अब तब्दील होते नजर आ रहे हैं। दोनों ममालिक ने सिफारती ताल्लुकात की बहाली का ऐलान किया है। दोनों ने 2 माह के अंदर सिफारत खाना खोलने और एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करने और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करने पर इत्तफाक किया है। इस फैसले का ऐलान चीन में दोनों ममालिक के नुमाइंदों के दरमियान 4 रोजा मुज़ाकरात के बाद किया गया। जुमा के रोज ईरान के आला सिक्योरिटी एहलकार अली शमखानी और सऊदी अरब के सिक्योरिटी मुशीर मोसेद बिन मोहम्मद अल अबान ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मौके पर चीन के आला सिफारतकार वांग यी भी मौजूद थे। उन्होंने मुआहदे को मुज़ाकरात और अमन के लिए फतह करार दिया। ये भी कहा कि चीन मुश्किल आलमी मसाइल के हल में तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। ऐसे में इंडिया के तनाजुर में ये देखना जरूरी हो जाता है कि खलीजी ममालिक में इंडिया के मफादात, अमरीका की कम होती हुई दिलचस्पी और चीन की जानिब से अपना असर और रसूख बढ़ाने की कोशिशों में क्या तब्दीली आएगी। माहिरीन का ख्याल है कि इंडिया और खलीजी ममालिक के दरमियान इंडिया के इंतजामी मसाइल और सियासी हिसाब किताब भी अहम हो जाता है और यहाँ किसी हद तक इंडिया के हाथ बंद जाते हैं। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए अपना असर और रसूख और तिजारत बढ़ा रहा है, जो कि इंडिया को भी करना चाहिए, लेकिन इंडिया के पास इतना सरमाया नहीं है जितना चीन के पास है। चीन बराह रास्त सियासी असर और रसूख भी इस्तेमाल कर सकता है, जो इंडिया नहीं करना चाहता। भारत अमेरिका और इसराइल को नाराज करना नहीं चाहता, जबकि चीन ऐसा कर सकता है क्योंकि अमेरिका के साथ उसकी बराह रास्त कशीदगी है। दूसरी जानिब माहिरीन का कहना है कि इंडिया को डिलीवर करने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि ये एक जमहूरी मुल्क है और चीन की तरह फैसले नहीं ले सकता।
سکتا، اس لیے کسی بھی فیصلے پر عمل درآمد کرنے میں تاخیر ہوتی ہے اور چین اس میں تھوڑا فائدہ اٹھا لیتا ہے، جبکہ انڈیا وسطی ایشیائی ممالک سے رابطے کے سلسلے میں ایران کے ساتھ بھی تعلقات کو مضبوط بنا رہا ہے۔ وہ چابہار بندرگاہ کو بھی ترقی دے رہا ہے، جبکہ دوسری جانب ایران اور سعودی عرب دونوں انڈیا کو ایک دوست ملک کے طور پر دیکھتے ہیں اور کشمیر پر ہمیشہ نرم رویہ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں چین اور انڈیا دونوں کے لیے اپنے اپنے اسٹریٹجک، اقتصادی اور سیاسی مفادات ہیں، ان میں ایسا کوئی ٹکراؤ نہیں جو بھارت کے پڑوسی ممالک میں چین اور انڈیا کے درمیان نظر آتا ہے۔ اور خبر شامل کریں گے پاکستان سے، جہاں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے پیش نظر زمان پارک کے اطراف میں تحریک انصاف کے کارکنان اور پولیس کے درمیان تصادم کئی دنوں سے جاری ہے۔ پولیس کی جانب سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ اور واٹر کینن کا استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن تاحال پولیس عمران خان کو گرفتار نہیں کر پائی، جبکہ دوسری جانب ہائی کورٹ کی جانب سے عمران خان کی درخواست ضمانت کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ درخواست گزار نے امن و امان کی صورتحال پیدا کر دی ہے، جبکہ عمران خان ابھی تک توشہ خانہ ریفرنس میں ایک مرتبہ بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد اسلام آباد پولیس کی لاہور پہنچنے کی خبروں پر مال روڈ کے اطراف پولیس کی اضافی نفری تعینات دکھائی دے رہی تھی، جبکہ دوسری جانب عمران خان کے گھر کے باہر کارکنان بھی جمع تھے۔ منگل کو دن تقریباً 1:30 بجے کے قریب اسلام آباد پولیس کی ٹیم لاہور پولیس کی نفری کے ہمراہ ڈی آئی جی اسلام آباد شہزاد بخاری کے سربراہی میں عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے زمان پارک پہنچی۔ زمان پارک عمران خان کی گرفتاری کے لیے ایک پولیس اہلکار نے اپنے ہاتھ میں وارنٹ گرفتاری کے نوٹس والا پلے کارڈ بھی اٹھا رکھا تھا۔ جیسے ہی پولیس زمان پارک کے قریب پہنچی اور کارکنوں نے احتجاج اور رد عمل دینا شروع کر دیا، اس دوران پولیس کی اضافی نفری کو بھی طلب کر لیا گیا اور زمان پارک کی طرف جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا۔ عمران خان کی گرفتاری کے لیے زمان پارک کے باہر موجود پولیس نے پیش قدمی کی تو پی ٹی آئی کے ڈنڈا برادر کارکنوں نے پولیس کو پیچھے کی جانب دھکیلنا شروع کر دیا، جس کے جواب میں پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کی اور واٹر کینن کا استعمال کیا۔ اسی دوران پولیس مظاہرین اور زمان پارک میں موجود مرکزی قیادت کے درمیان اپنی پوزیشن سنبھال چکی تھی۔ پی ٹی آئی کے مشتعل ڈنڈا بردار کارکنوں کے پتھراؤ سے ڈی آئی جی اسلام آباد شہزاد بخاری سمیت متعدد پولیس اہلکار زخمی ہو گئے، جس پر پولیس نے بھی جوابی ایکشن لیا اور کارکنوں پر لاٹھی چارج، واٹر کینن اور آنسو گیس کی شیلنگ کی۔ کچھ شیل عمران خان کے گھر کے اندر بھی گرے۔ یہ سلسلہ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے تک جاری رہا اور پولیس اور کارکنوں کے تصادم میں زمان پارک اور اطراف کے علاقے میدان جنگ بنے رہے۔ دوسری جانب توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے جج ظفر اقبال نے عمران خان کی وارنٹ منسوخ کرنے کی درخواست خارج کرتے ہوئے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے ہیں۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ تفصیلی فیصلے میں سب کچھ لکھ دیا ہے کہ وارنٹ ہوتا کیا ہے اور کب جاری کیا جاتا ہے، سب کچھ لکھ دیا ہے، امید ہے فیصلہ پڑھ کر آپ کو مزہ آئے گا۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان کی وارنٹ منسوخی کی درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ درخواست گزار نے لاہور میں امن و امان کی صورتحال پیدا کی ہے، ایسا رویہ عدالت کے لیے کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس صورتحال کے بعد عمران خان کسی عمومی قانونی ریلیف کے مستحق نہیں۔ عمران خان کو عدالتی کارروائی کی خلاف ورزی پر ذاتی طور پر پیش ہونا پڑے گا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ قانون معاشرے کے طاقتور اور کمزور تمام طبقوں کے لیے برابر ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں کہ قومی خزانے کو اتنا بڑا نقصان پہنچانے کے بعد انڈرٹیکنگ دے دی جائے۔ لاہور میں قومی خزانے، املاک اور لوگوں کو بھاری نقصان پہنچایا گیا۔ عمران خان کے اس کنڈکٹ اور عمل کے بعد محض انڈرٹیکنگ پر وارنٹ منسوخ نہیں کیے جا سکتے۔ عمران خان کے وکیل نے وارنٹ پر عمل درآمد پر مزاحمت کو افسوسناک قرار دیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ پولیس نے عمران خان کو بلا تاخیر گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کرنا ہے۔ پولیس عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ پر پاکستان میں کسی بھی مقام پر عمل درآمد کروا سکتی ہے۔ جس پولیس افسر کو وارنٹ جاری کیا جاتا ہے وہ اس پر عمل درآمد کا پابند ہوتا ہے۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق عمران خان اس کیس میں کبھی عدالت پیش نہیں ہوئے۔ برمنگھم میں یو کے کیب اور دیگر فلاحی تنظیموں کی جانب سے شوکت خانم کینسر اسپتال کے لیے فنڈ ریزنگ ایونٹ 2023 منعقد ہوا، جس میں پاکستانی کمیونٹی کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ شوکت خانم ٹرسٹ کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر فیصل سلطان نے کراچی، لاہور اور پشاور کے اسپتالوں کے بارے میں شرکاء کو بریفنگ دی، جبکہ شرکاء کی جانب سے دل کھول کر عطیات دیے گئے۔ تقریب میں اداکارہ سجل علی نے بطور خاص شرکت کی۔ احوال جانتے ہیں حدیقہ شاہین کی اس رپورٹ میں۔ شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال کراچی کے لیے سالانہ فنڈ ریزنگ ڈنر 2023 کی پروقار تقریب برمنگھم کے نواحی ایریا سارٹن کولڈ فیلڈ کے ہوٹل میں منعقد کی گئی، جس میں مڈ لینڈ بھر سے اہم شخصیات، خواتین و حضرات نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے شوکت خانم ہسپتال کے لیے دل کھول کر عطیات دیے۔ تقریب کا اہتمام مقامی فلاحی تنظیموں فیڈو نیڈو، اسکالر اسکول سسٹم، پاک فیوژن سوسائٹی، یو کے کیب، کڈنی فاؤنڈیشن اور دیگر فلاحی کام کرنے والی اہم شخصیات زاہد بھٹی، عبداللہ مشتاق، روبینہ خان کی جانب سے کیا گیا۔
نوجوان ابھرتی ہوئی اداکارہ سجل علی نے بطور خاص شرکت کر کے شرکاء کو کینسر ہسپتال کی مالی امداد کے لیے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی والدہ کی وجہ سے اس نیک کاز کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں. امید ہے کہ آپ لوگ میری عزت کرتے ہوئے ہسپتال کی بھرپور سپورٹ کریں گے. I remember جب مجھے the day I got to know that she has leukemia, so جو پہلا خیال اور جو میرے ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے مجھے کہا کہ شوکت خانم لے کر جاؤ. اسی دوران شوکت خانم ٹرسٹ کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر فیصل سلطان نے پروجیکٹر کے ذریعے شرکاء کو پچھلے سال کراچی، لاہور اور پشاور میں ہونے والے کاموں اور مستقبل میں ہونے والے نئے پروجیکٹس کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی. اسی دوران ڈاکٹر فیصل سلطان، اداکارہ سجل علی، کونسلر مریم خان، ڈپٹی میئر کونسلر شفیق شاہ اور دیگر نے CNI نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں نے ہمیشہ شوکت خانم کو سپورٹ کی اور آج بھی تقریباً 1 لاکھ پاؤنڈز کے قریب فنڈز برمنگھم کی کمیونٹی کی جانب سے ایک گفٹ ہے اور آئندہ بھی ہم شوکت خانم کی امداد جاری رکھیں گے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہاں اس ایونٹ میں بہت لوگوں نے شرکت کی ہے اور اپنے انٹرسٹ کا اور اپنی سپورٹ کا اظہار کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہی کی سپورٹ اور ڈونیشن اور زکوٰۃ کے ذریعے یہ پروجیکٹ مکمل ہوگا اور آگے چلے گا، تاکہ اس سے پاکستان میں جو کینسر کے غریب اور مستحق مریض ہیں ان کا ایک معیار اور کوالٹی کے مطابق علاج ممکن ہو پائے. جتنے بھی لوگ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی کمال کا کام کر رہے ہیں، اینڈ میں آنرڈ ہوں اور آئی فیل پریولیجڈ کہ مجھے موقع ملا آج یہاں پہ تمام لوگوں کے ساتھ بات کر کے، اپیل کر کے. میرے دل کے بہت قریب ہے کاز، سو آئی ایم ریئلی ہیپی ٹو بی ہیئر. پاکستان بڑے ڈیفیکلٹ حالات سے جا رہا ہے، تو اسپیشلی اگر کوئی بیمار ہو جائے تو ان کے لیے وہ کافی پرابلم بنتی ہے، اور وہ شوکت خانم ہاسپٹل وہ تمام لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہاں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں کہ پاکستان کی اس طرح اداروں کی مدد کی جائے. جی السلام علیکم. یہ شوکت خانم کا سیکنڈ پروگرام ہے برمنگھم میں، جس کو یوتھ کیب نے سپورٹ کیا ہے. بڑا اچھا پروگرام ہوا اور بڑی اچھی رسپانس ملا ہمیں لوگوں کی طرف سے، اور انشاءاللہ مزید آپ کو اپڈیٹ ملے گی کہ کس طرح ہم شوکت خانم کو سپورٹ کر سکیں فائنینشیل فگرز کے اندر بھی. 25 کروڑ کی آبادی ہے پاکستان کی، اور کینسر کے اونلی فیو ہاسپٹل ہے اور لاکھوں کی تعداد میں جو ہے نا وہ مریض ہے. تو جتنی مدد کی جائے اتنی کم ہے، اور کراچی کا ہاسپٹل میں خود بھی پچھلے گیا ہوں، دیکھا ہے، اور اس کو بہت فنڈ کی ضرورت ہے. تو میں سب سے اپیل کروں گا کہ دل کھول کر اس کی مدد کریں اور کنٹینیو مدد جاری رکھیں. It's wonderful to be here at the Shaukat Khanum Cancer Appeal fundraising dinner that's organised by a number of organisations including Park UK Fusion Society here at the Belfry Hotel. Causes like this are so important for us to get together and support, and whatever little difference that we can make from here, from Birmingham in the UK, to people who are suffering over in Pakistan who are unable to pay for their cancer treatment, at least we are doing what we can through the generous donations of people of Birmingham to make that difference into their lives. Organisers for organising an amazing event for the Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital, and I hope everybody supports this project and hopefully continues to make the inroads that it has done in the last 25-30 years. آج ہم شوکت خانم فنڈ ریزر ڈنر کر رہے ہیں برمنگھم میں، اور اس کا بہت اچھا رسپانس آیا ہمیں، کیونکہ کراچی والا ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. اس کی سپورٹ کے لیے ہم نے یہ کافی اچھے ہائی لیول پہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کامیابی دے اور سب کو ہمت دے کہ وہ اس کی مدد کرتے رہیں. تقریب کے دوران مقامی سنگر بلال نے لائیو پرفارمنس سے شرکاء کو خوب محظوظ کیا، جبکہ اداکارہ سجل علی کے ساتھ شرکاء تصاویر بنواتے رہے. شرکاء کا کہنا ہے کہ عمران خان کا کینسر ہسپتال پاکستانیوں کے لیے ایک اہم کارنامہ ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جدید مشینری کے ساتھ اس کو مزید بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ cnnews.tv اور آپ دیکھتے رہیے CNN نیوز.